बीए बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर में हम भाषा एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम भाषाई कौशलों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने जो 4 भाषाई कौशलों का हमने, जैसे कि 4 भाषाई कौशल होते हैं और 4 भाषाई कौशलों का हमको अध्ययन करना है, जिसमें से हमने 3 भाषाई कौशलों का अध्ययन कर लिया है और तीसरा है पठन कौशल, जिसे हम पढ़ रहे हैं, भाषाई कौशल। तो चारों भाषाई कौशल हैं, पहले मैं उनके नाम लिखकर बता देती हूँ। जैसे ये जो हमारे 4 भाषाई कौशल हैं, पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है पठन कौशल, जिसे अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें से भी हमने इसकी शिक्षण विधियों को पढ़ लिया है, पठन कौशल क्या है या किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, ये हमने इसमें पढ़ लिए हैं। कुछ चीज़ें और रह रही हैं पठन कौशल से संबंधित, वो मैं अभी पढ़ाऊँगी। पठन कौशल और चौथा हमारा भाषाई कौशल है, जिसका अध्ययन करना अभी शेष है, लेखन कौशल। ठीक है, तो अब हम पठन कौशल को पढ़ रहे हैं। जैसे पठन कौशल थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। जैसे श्रवण से अर्थ सुनने से है, अर्थात बालक में सुनने की क्षमता का विकास करना। सुनना, जैसे कि बालक स्वतः सभी जो भी अगर सुनने की क्षमता बालक में है तो सभी बोली जाने वाली जो भी ध्वनि है वह सुनता है, लेकिन फिर हम कहें कि इसमें भी किस तरह की कुशलता या दक्षता उसमें विकसित की जानी है। तो यहाँ कौशल से, कुशलता से, दक्षता से अर्थ इस विषय से लिया जाता है। जैसे कि हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा में शुद्ध जवाब, जैसे बालक सुन रहा है तो जो विषय वस्तु है जिसे वह सुन रहा है, तो एक शुद्ध उच्चारण के रूप में, शुद्ध सामग्री के रूप में वह उसका अर्थ ग्रहण करते हुए उसे सुने, या उसके की श्रवण क्षमता और बिल्कुल उसमें विषय वस्तु के प्रति उसका ध्यान केंद्रित रहे, इस तरह की श्रवण क्षमता उसमें विकसित की जाए। इसी तरह से वाचन है, वाचन बोलने की कला है, एक तरह से वक्तृत्व कला है। तो बोलना, जैसे बालक बोलते हैं तो बोलने के साथ ही बालक किसी भी विषय वस्तु से संबंधित कोई भी अपना वक्तव्य देते हैं, किसी भी बात को वो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ व्यक्त करने के साथ साथ जो बोलने की शुद्धता है, अर्थात शुद्ध रूप से बोला जाना और किस तरह से उनका उच्चारण होता है, उस उच्चारण अभ्यास का भी ध्यान रखना, किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप से जो लिखी हुई सामग्री उनके समक्ष होती है उस लिखित सामग्री को बोला जाना, वो क्या कहलाएगा, वाचन। तो इस प्रकार के कौशल को विकसित करने के लिए किस किस तरह के प्रयास हमें करने चाहिए वो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से अब हम ये पढ़ रहे हैं पठन कौशल। तो पठन भी, जैसे वाचन बोलने से अर्थ है, पठन पढ़ने से अर्थ है। तो लिखी हुई सामग्री को जब पढ़ा जाता है, अर्थात इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वाचन बोलना है, पढ़ना पठन है। तो पढ़ना भी एक तरह से क्या है, बोलना ही है, क्योंकि बोलकर ही पढ़ा जाएगा। हालांकि बोलकर ही पढ़ा जाए ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि पढ़ा मन में भी जाता है। वाचन बोलने से ही संबंधित है, ये पढ़ने से संबंधित है, जिसे हम मौन पठन के रूप में भी कर सकते हैं, अर्थात मन में भी विषय वस्तु का पठन करके उसके अर्थ को या उस सामग्री से संबंधित जो भी विचार हैं या जो भी ज्ञान हमें लेना है वह हम बिना बोले भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के पठन कौशल का विकास किया जाना या इस तरह की क्षमता बालक में विकसित करना पठन कौशल के अंतर्गत आती है। इससे संबंधित भी हमने कई तरह की शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था, जैसे कि, और शिक्षण विधियों में भी मैं बता दूं, जैसे वाचन कौशल है और पठन कौशल है,
लगभग इन दोनों की शिक्षण विधियों में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बोलने वक्तृत्व कला बोलने की कला है, पठन पढ़ने की कला है। तो बालक किस तरह से पढ़ेगा, बोलकर ही पढ़ेगा। तो इस तरह से इन शिक्षण विधियों में भी साम्यता है, कुछ शिक्षण विधियाँ इनकी समान ही है। तो जैसे वर्ण बोध विधि है, कुछ विधियों के नाम लिख रही हूँ, कई विधियाँ मैंने पढ़ा दी हैं। जैसे वर्ण बोध विधि है, किस तरह से वर्णों की पहचान करके बालक पढ़ना सीखता है। फिर शब्द बोध विधि आ जाएगी, धीरे धीरे पहले शब्द वर्णों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद शब्द सिखा देंगे। शब्द बोध विधि, वाक्य रचना विधि, इसी तरह से वाक्य रचना के बाद ये भी कहें कि ध्वनि साम्य विधि, बालक को पढ़ना सिखाने के लिए एक जैसे समान ध्वनि के वर्ण उन्हें सिखाए जाते हैं। ध्वनि साम्य विधि। इसी तरह से स्वरोच्चारण विधि और साहचर्य विधि, भाषा शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, बहुत सारी विधियां हैं जो हमने पठन कौशल से संबंधित पढ़ी हैं। भाषा शिक्षण विधि, स्वरोच्चारण विधि, मॉन्टेसरी या साहचर्य विधि से भी पठन कौशल का विकास किया जाता है। मॉन्टेसरी या साहचर्य शिक्षण विधि। तो ये समस्त शिक्षण विधियों को हमने पढ़ लिया है और वाचन कौशल में भी हमने इनको विस्तार से पढ़ा था, तो ज़्यादा और विस्तृत रूप से इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। पठन कौशल के अंतर्गत भी मैं इन शिक्षण विधियों को समझा चुकी हूँ, है ना। अब हम पठन शिक्षण कौशल से संबंधित जैसे कौन से कार्यक्रम विद्यालय में अपनाए जाने चाहिए, इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जो पठन कौशल है, बालक में पठन क्षमता विकसित करने के लिए कई तरह के जैसे अंताक्षरी कार्यक्रम हो सकते हैं जो कि विद्यालय में करवाए जा सकते हैं, जिनसे बालक पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित होता है, प्रेरित होता है और उसकी पठन क्षमता या कहें कि पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए जैसे अध्यापक हैं, कोई भी विषय वस्तु बालक को बताई जा रही है तो उसकी जानकारी बालक अधिक ध्यान से पढ़ें और अधिक ध्यान से उसका अध्ययन करें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक के द्वारा उनसे बीच बीच में प्रश्न भी पूछे जाएं। कई तरह के वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाई जा सकती है और अभिनय विधि को भी इसमें प्रयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा भी बालक पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही कविता पाठ, बाल गीत, इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। तो पठन कौशल के विकास हेतु जो कार्यक्रम हैं इनको हम लिख लेते हैं। पठन कौशल के विकास हेतु पठन कौशल के विकास हेतु कार्यक्रम।
सबसे पहले तो हम बात करें कि जैसे जो विषय वस्तु है अध्यापक द्वारा बालकों तक संप्रेषित की जा रही है, तो उस विषय वस्तु को अधिक ध्यान विषय वस्तु पर बालकों का अधिक ध्यान केंद्रण करने के लिए अध्यापक को बीच बीच में से उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अर्थात हम कहें कि इस तरह के कक्षा में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखा जाना चाहिए। कक्षा में अध्यापक द्वारा संप्रेषित विषय वस्तु की जानकारी के लिए प्रश्नोत्तर पूछे जाने चाहिए। इसी तरह से जैसे बालक की पठन क्षमता यानी पढ़ने की जो उसकी क्षमता है, पढ़ने की कला है, इसे और अधिक विकसित करने के लिए बालक को अधिक से अधिक पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमने वाचन कौशल में पढ़ा था कि बालक एक तरह से पहले अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक द्वारा भी किसी विषय वस्तु को या कहीं किसी पाठ को पढ़ा जाता है, जिसे हम आदर्श वाचन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने वाचन कौशल में पढ़ा था। जब अध्यापक उसे पढ़ता है तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, जो कि अध्यापक द्वारा पढ़ा गया है। जब अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो उसके पश्चात बालकों की पठन क्षमता विकसित करने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? जो बालकों द्वारा या कहें कि विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा और आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। अब अधिक से अधिक पठन क्षमता विकसित करने के लिए हमें बालकों को कक्षा में अधिक से अधिक अनुकरण वाचन के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। बालकों को अधिक से अधिक अनुकरण वाचन, देखो अनुकरण वाचन के अधिक से अधिक अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं हो पाता है कक्षा में कि जैसे कक्षा के छात्रों की संख्या अधिक है और समय हमारे पास कम है, तो ऐसी स्थिति में हम क्रम वाइज या कहें कि कुछ ग्रुप वाइज हम छात्रों का अनुकरण वाचन करवा सकते हैं, कभी अकेले में भी, कभी सामूहिक रूप में भी। लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रत्येक बालक पढ़ने के प्रति यानी पठन क्षमता उनमें और अधिक विकसित हो, तो उसके लिए एक और वाचन हम ध्यान में रखते हैं कि जैसे बालक बैठे बैठे वह मन में भी अपनी विषय वस्तु का पठन करे, अर्थात उसे भी वह मन में भी पढ़े, मन में जोर से भी बोलकर पढ़े, तो उससे भी बालक की पठन क्षमता विकसित होती है। तो इस दृष्टि से बालकों को अधिक से अधिक अनुकरण वाचन और मौन वाचन, मौन वाचन के अवसर प्रदान करने चाहिए।
करने चाहिए। इसी तरह से कई तरह के कार्यक्रम हैं बालकों की पठन क्षमता को विकसित करने के लिए विद्यालय में आयोजित किए जाने चाहिए। अब ये कार्यक्रम हमेशा नहीं हो सकते, तो साप्ताहिक या मासिक रूप से भी इन कार्यक्रमों को अपनाया जा सकता है। कक्षा में कई इस तरह की विषय वस्तु होती है जो नाटकीय होती है, कहानी के आधार पर होती है, कविता के आधार पर होती है। तो ऐसी विषय वस्तु को कक्षा में प्रत्येक बालक से वाचन के माध्यम से या उनके पठन के माध्यम से उन्हीं के माध्यम से उसे पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बालकों को, जैसे हमने जो ये पॉइंट लिखा है कि अधिक से अधिक अनुकरण वाचन और मौन वाचन का अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। तो ऐसी विषय वस्तु में जब हम इस तरह से उस विषय वस्तु को पढ़ाने का कार्य करेंगे तो बालकों को स्वतः ही अनुकरण वाचन का भी अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो हमें विद्यालय में कविता पाठ, कहानी, नाटक को अभिनय विधि से भी पूर्ण करवाया जा सकता है। बालकों के द्वारा ही अभिनय विधि से उसे पूर्ण करवाया जा सकता है। बेटा पढ़ा रही हूँ मैं अभी, है ना? हाँ ठीक है। विद्यालय में कविता पाठ, कहानी, नाटक और अभिनय, हाँ मैं ये बता रही थी, कहानी और नाटक को हम अभिनय विधि के माध्यम से भी बालकों की विषय वस्तु को पूरा करवा सकते हैं, इसे अपना सकते हैं। साथ ही वाद विवाद विधि है, वाद विवाद को भी हम कक्षा में किसी जैसे अंताक्षरी के माध्यम से भी या किसी प्रकार की विषय वस्तु को पक्ष या विपक्ष में बांटकर और अधिक उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस दृष्टि से हम वाद विवाद विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाद विवाद, अंताक्षरी, तो इस तरह की और कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि विद्यालय में अपनाई जानी चाहिए। श्री कार्यक्रम विद्यालय में तो हम पहले लिख चुके हैं, है ना? कार्यक्रम करवाए जाने चाहिए। इसी तरह से अब और भी हम उन्हें अवसर प्रदान करें, क्योंकि जो हमारे पास विद्यालय में पुस्तकालय भी उपलब्ध होता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान बालकों को पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। या हम कहें कि जैसे विद्यार्थियों के समक्ष अथाह विषय वस्तु का जो भंडार है या कहें अथाह ज्ञान का भंडार है, वह पुस्तकों से भी प्राप्त होता है। पुस्तकों से भी प्राप्त होता है कहें कि पुस्तकों से ही बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि जैसे बहुत सारे ऐसे कई महापुरुष होते हैं, कई युग पुरुष होते हैं, महापुरुष या कई युग पुरुष होते हैं, और भी कई जैसे कई ज्ञानी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। तो सभी हमारे समक्ष उपलब्ध हों यह आवश्यक नहीं होता। सभी के विचार हमारे समक्ष किस प्रकार से हमारे समक्ष आ सकें तो ये भी ज़रूरी नहीं होता। अब जैसे हम मीडिया की बात करते हैं या इसकी फ़ोन की, जैसे हम नेट से भई हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो ये भी सारी सुविधाएं सभी को उपलब्ध हों ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन पुस्तकें जो कि एक साधारण माध्यम है और उसे हम कभी भी कितनी भी देर उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, तो बहुत आवश्यक है विद्यालय में, पुस्तकालय में अच्छे ज्ञान की पुस्तकों का उपलब्ध होना।
तो विद्यार्थियों की इस तरह की पठन क्षमता को विकसित करने के लिए कई महापुरुष हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, या ऐसे कई विद्वान हो सकते हैं जिनके ज्ञान से बालकों के ज्ञान भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में बालकों को पुस्तकालय या वाचनालय में इस तरह के पठन कार्य के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। पुस्तकालय या वाचनालय में पुस्तकालय या वाचनालय में विद्वानों व महापुरुषों से संबंधित विद्वानों व महापुरुषों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। करवाई जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह के कार्यक्रम को अपनाकर हम पठन कौशल का विकास कर सकते हैं। बालक अधिक से अधिक पठन कार्य प्रक्रिया में एक तरह से सक्षम हो जाए, इस दृष्टि से हमें ये समस्त प्रयास अपनाने चाहिए। अब पुस्तकालय और वाचनालय में इन पुस्तकों के साथ साथ हम जैसे और भी बता सकते हैं, कई तरह के समाचार पत्र हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं जो बालक के ज्ञान में वृद्धि करती हैं। तो उससे संबंधित समस्त जो भी पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं हैं वो पुस्तकालय और वाचनालय में उपलब्ध करवाई जा सकती हैं और बालकों को उन विषय वस्तु से, उन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित और उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तु उनके पाठ्यक्रम में भी हो सकती है, इस तरह की विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें भी पुस्तकालय और वाचनालय में उपलब्ध करवाई जा सकती हैं और उन्हें पढ़ने का अवसर भी विद्यालय द्वारा बालकों को प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि बालकों की पठन क्षमता है या पठन कौशल है और अधिक विकसित हो सके। इसी दृष्टि से अब जैसे हमने पठन कौशल के विकास हेतु कौन से कार्यक्रम अपनाने चाहिए ये हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ अब जो पठन की प्रक्रिया है कि जैसे पढ़ने की जो प्रक्रिया है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। हालांकि जो प्रक्रिया है वो हमने समझ ही लिया कि किस प्रकार से पठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए, कि बालकों को पढ़ने की जो प्रक्रिया है या कहें कि पढ़ना जो सिखाया जाना है, प्रारंभ हम वर्ण से ही करते हैं। वर्ण के साथ भी और भी सरल विधि से यदि पढ़ना बालक को सिखाते हैं तो संपूर्ण रूप से कोई भी वस्तु जिसका नाम हम उसे सिखा रहे हैं तो उसे चित्र के द्वारा बालक के समक्ष उस वस्तु को ही बताया जाता है, किसी चित्र के द्वारा समझाया जाता है और फिर उसके नाम के बारे में या किसी वर्ण के बारे में बताया जाता है, जिससे बालक जल्दी सीख जाते हैं। तो इस तरह से पठन की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वांग दर्शन और जो वर्ण की आकृतियां हैं उनको किस तरह से बालक एक साथ पहचान सकता है, फिर शब्दों का बोध वह किस तरह से करेगा, तो इस तरह की समस्त बातों को पठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो पठन की प्रक्रिया को भी हम लिख लेते हैं। हाँ देखिए, पठन प्रक्रिया। सबसे पहले पठन प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे सर्वांग दर्शन।
सर्वांग दर्शन, जैसे शाब्दिक अर्थ से सभी अंगों को देखना से अर्थ यहाँ क्या है, जैसे बालक पढ़ता है तो पठन करते समय बालक की दृष्टि जो है, जो भी भाषा उसे पढ़ने को दी गई है, ज़्यादातर हम जो अधिकांशतः बालक को पढ़ना सिखाते हैं तो हिंदी भाषा से ही उसकी शुरुआत की जाती है। तो जो हिंदी भाषा की लिपि है, उसके जो लिपि चिन्ह हैं, ध्वनि चिन्ह हैं, उन्हें देखकर पढ़ना सीखता है और उन्हें देखकर उनसे अपनी पहचान भी बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से उसकी पठन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो यहाँ सर्वांग दर्शन से जो अर्थ लिया गया है कि बालक हिंदी भाषा के जो ध्वनि चिन्ह हैं, जो हिंदी भाषा के ध्वनि चिन्ह हैं, उन्हें देखकर वो पहचानना सीखता है। फिर उन ध्वनि चिन्हों के सहयोग से ही, या कहें कि जैसे वर्ण हैं, उन्हें वह सीखता है, उन्हीं से वह शब्द, फिर वाक्य, इस तरह से उसकी पठन प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इनको वह सीखता चलता है। तो यहाँ हमने जो सर्वांग दर्शन का नाम लिया है, कहने से अर्थ यह है जब बालक वर्ण पढ़ रहा है, शब्द पढ़ रहा है या किसी वाक्य को पढ़ रहा है, तो पढ़ते समय वह समस्त वर्णों पर ध्यान दे, समस्त शब्दों पर ध्यान दे, समस्त शब्दों के साथ साथ उनके साथ आने वाले, जैसे वाक्य आ गया वहाँ तो कौन से विराम चिन्ह काम आ रहे हैं, या शब्दों में किस तरह से कौन से शब्द का उच्चारण किस समय किस तरह से करना है, इस तरह की समस्त बातों पर उसका ध्यान जाए, इसी को हमने किस प्रक्रिया में रखा है, सर्वांग दर्शन। तो बालक की दृष्टि हिंदी भाषा के जब ध्वनि चिन्हों पर जाती है तो ज़्यादातर बालक की उन्हें जो छोटी छोटी बातें होती है, जिनकी जैसे बिना बोले भी उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसा बालक समझ लेते हैं कि हमने पाठ की रीडिंग कर दी है। हालांकि पाठ की रीडिंग